खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। चुनाव की तारीखों को लेकर आया है अपडेट, जिसमें मतदान के लिए दुनिया बात करें तो बारिश हुई तो पुनर्मतदान होगा। और ऐसे में अगर 24 जुलाई को बारिश होती है तो 28 जुलाई को मतदान होगा। अगर 28 जुलाई को बारिश होती है तो 30 जुलाई को मतदान होगा। तो ऐसे में देखिए, मौसम को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से बदलाव। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, जिस तरीके से मौसम की मार जो है वो उत्तराखंड के लोग झेल रहे हैं, ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। और देखिए, मतदान के दिन की अगर बात करें तो उसमें भी बदलाव किया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें से बता दें कि चुनाव की तारीखों को लेकर आया है अपडेट। आखिरकार क्या अपडेट आया इसमें? मतदान के दिन बारिश हुई तो पुनः मतदान होगा। इसके अलावा अगर 24 जुलाई को बारिश होती है तो ऐसे में 28 जुलाई को मतदान होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी दीपिका भंडारी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। दीपिका, अगर बात करें, देखिए, क्योंकि मौसम की मार झेल रहे हैं उत्तराखंड के लोग, ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी होने हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा बदलाव किया गया। अगर बारिश होती है तो तारीख को आगे बढ़ाने की बात। जी बिल्कुल, देखिए पंकज, जिस तरीके से उत्तराखंड में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर काफी बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है और कई रास्ते ऐसे हैं जो बंद हो गए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने जो है बड़ा फैसला लेते हुए यह आदेश जारी किया है कि अगर देखिए 2 चरणों में मतदान है, 24 जुलाई को और 28 जुलाई को। अगर ऐसे में 24 जुलाई को किसी कारणवश किसी मतदान बूथ केंद्र में या बूथ केंद्र में कोई मतदाता मतदान नहीं कर पाता है तो उसके लिए एक व्यवस्था ये की गई है कि वो 28 जुलाई को जब दूसरे चरण में मतदान होगा तो उस दिन वोटिंग कर सकता है। ऐसे ही अगर 28 तारीख को भी अगर कोई किसी कारणवश या किसी बूथ पे कोई मतदान नहीं कर पाता है तो ऐसे में 30 जुलाई को जो है एक बार फिर से मतदान के लिए पोलिंग बूथ खोला जाएगा और 28 तारीख वाले जो है 30 तारीख को मतदान कर पाएंगे। यानी कि साफ है, अगर 24 जुलाई को कोई मतदान नहीं कर पाता है तो वो दूसरे चरण 28 तारीख को मतदान कर पाएगा और अगर कोई दूसरे चरण में यानी कि 28 तारीख को मतदान नहीं कर पाता है तो वो 30 जुलाई के लिए को जो मतदान है वो कर पाएगा। उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी और ये जो पोलिंग का जो मतदान होगा वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट जारी किया है 26 जुलाई तक और उसके बाद भी पूरी आशंका है कि मौसम जो है वो खराब रहेगा। खासतौर पर पहाड़ों में उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली जैसे पहाड़ी जिले हैं, नैनीताल, वहां पर जो है अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में जरूर मुझे लगता है कहीं न कहीं तो कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। खासतौर पर जो बूढ़े बुजुर्ग है, जो बीमार रहते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं मुसीबत जो है बारिश बन सकती है। कई लोग ऐसे भी हैं जहां पर सड़क टूटने के कारण जो है वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था की है चुनाव आयोग ने और ये पहली बार ऐसा हमने देखने को मिला है कि 30 तारीख को एक अलग से मतदान की प्रक्रिया जो है वो होगी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर हो गया है। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार की आपदा के प्रबंधन की तैयारी नहीं है और 2 की जगह 3 चरणों में मतदान जो कराने की साजिश है वो सरकार की है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आपदा परिचालन केंद्र का दौरा किया, जहां पर उन्होंने राज्य में हो रही भारी बारिश और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं की समीक्षा भी की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जानकारी ली और साथ ही राहत कार्यों की स्थिति भी जानी। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को अलर्ट रहने और संवेदनशील इलाकों में खास ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं ताकि अगर कोई भी आपदा आए तो जल्द से मदद यहां पर मिल सके, यानी कि जल्दी से जल्दी मदद लोगों को इस दौरान मिल सके। इसको लेकर भी खासा ध्यान रखा जाए। उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है और कई जगहों पर खतरा भी बढ़ गया है और इसी वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अचानक से आपदा नियंत्रण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से बारिश और मौसम की जानकारी ली और कहा कि सभी जिम्मेदार अधिकारी सतर्क रहें। कुछ जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को सतर्क रहने, खास करके खतरे वाले इलाकों में नजर रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत काम करने को कहा है। सभी जिलाधिकारियों से और सभी जो आपदा से संबंधित कामों में अपना योगदान देते हैं, उन सभी से अभी बात की है और एक एक करके सभी जनपदों से बातचीत करने के बाद कि सभी को जो है अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। सभी लोग काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ सड़कें बंद हो रही हैं सड़कें खुलवा रहे हैं और जो नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोग हैं वहाँ नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। तत्काल लोगों को जो बचाव और राहत के काम हैं
वो करने के लिए तैयारी की जाए। एनडीआरएफ की टीमों से भी संपर्क करने के लिए कहा है। एसडीआरएफ हमारे अलर्ट मोड में है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश होने की संभावना है, इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा नियंत्रण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि बारिश से किसी भी तरह की आपदा होने पर तुरंत मौके पर जाएं और राहत कार्य शुरू करें। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने भी बताया है कि मुख्यमंत्री ने हमारी तैयारियों को देखा और वो खुश भी हुए। उन्होंने कहा कि अब हर तहसील में क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई जाएगी जो आपदा आने पर तुरंत मदद के लिए निकलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि जब भी कोई आपदा कोई आती है तो सक्षम स्तर के अधिकारी मौके पर जाएं और उस कड़ी में जहां भी कोई ऐसी दिक्कत हो रही है जिलाधिकारी या एडीएम या एसडीएम या अन्य विभागीय अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचते हैं और तत्काल राहत बचाव कार्य आरंभ कर दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने एक ग्रुप बनाने का एक आदेश जारी किया है शासन लेवल से, जिसमें जो भी यहाँ से सूचना बरसात के बारे में, मौसम के खराब होने के बारे में या आपदा आने वाली है या अतिवृष्टि होने वाली है, जो ही सूचना एसीओसी के द्वारा जारी की जाती है, हमारा प्रयास होता है कि वो 20 मिनट 25 मिनट के अंदर सभी ग्रामीण स्तर तक पहुँच जाए। उस दिशा में जनपदों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं और जनपदों द्वारा ग्रुप बनाए जा रहे हैं उसमें, ताकि जब भी यहाँ से कोई वार्निंग जारी होती है, वार्निंग नीचे लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे पहुँच जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शहरी विकास की अगर बात करें तो ऐसे में शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने गुड गवर्नेंस मॉडल को भी अपनाने और उसे सशक्त बनाने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं ताकि बेहतर प्रशासन और विकास को सुनिश्चित किया जा सके। तो उधर सीएम धामी ने डिजिटल उत्तराखंड नाम का नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसके जरिए राज्य की सभी सरकारी सेवाएं लोगों के लिए आसान, तेज और साफ सुथरी हो जाएंगी। उन्होंने सभी विभागों से कहा है कि जल्द ही काम को लेकर और भी अच्छे तरीके से इसे पूरा करें। सीएम धामी ने कहा कि इस डिजिटल योजना से सरकार का काम ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी होगा, जिससे कि लोग घर बैठे अपने काम ऑनलाइन कर सकेंगे। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक पवन सेमवाल का एक गीत पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि वीडियो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी कुछ टिप्पणियां भी इस दौरान की गई है। अब इस गाने को लेकर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कुछ असंतुष्ट और राजनीतिक विरोधी तत्व सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि पूरे उत्तराखंड में धामी सरकार के विकास कार्यों की गूंज है। कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता और राजनीतिक एजेंडे के तहत अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के जन जन में धामी सरकार के विकास कार्यों के गीत गूंज रहे हैं, लेकिन कुछ विघ्न संतोषी लोग, कुछ विरोधी लोग सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस प्रकार से सरकार के विकास कार्यों के बदौलत उत्तराखंड राज्य देश और दुनिया में एक नई पहचान बनाने का काम सरकार के द्वारा किया गया है, मुझे लगता है विरोधी लोग इस कारण घबराहट में हैं, हताश हैं और निराश हैं, इसलिए इस तरह का प्रपंच वो रच रहे हैं। तो देखिए, सीएम धामी से जुड़ी कुछ टिप्पणियां इस दौरान गाने में की गई है। गाने को लेकर सियासी घमासान मच चुका है। आपको बता दें कि यहां पर सीधे तौर पर इसे राजनीतिक स्टंट बताया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि पंचायत चुनाव की तारीखें बदली नहीं गई हैं। चुनाव जैसा पहले तय हुआ था वैसा ही 2 चरणों में होंगे। 24 जुलाई और 28 जुलाई को कुछ लोगों के बीच ये गलतफहमी फैल गई थी कि चुनाव की तारीखें बदल गई हैं। इस पर आयोग ने साफ तौर पर बताया है कि 20 जुलाई को जो चिट्ठी जारी की गई थी वो सिर्फ उन जगहों के लिए थी जहां किसी वजह से वोटिंग ना हो पाए। ऐसी स्थिति में जहां पर बारिश या कोई दूसरी आपदा, ऐसी जगहों पर ही दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। अगर 24 जुलाई को किसी बूथ पर वोटिंग नहीं हो पाती है तो वहां 28 जुलाई को फिर से वोटिंग कराई जाएगी। अगर 28 जुलाई को वोटिंग नहीं हो पाती है तो वहां पर 30 जुलाई को दोबारा वोटिंग यानी कि मतदान होगा। फिर वोटों की गिनती 31 जुलाई को होगी, जैसे पहले से ही तय था।
सबसे पहली चीज़ ये पत्र जो है आयोग द्वारा जारी किया गया है और यह पत्र जो है हमारे उत्तर प्रदेश पंचायती राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों के निर्वाचन नियमावली 94 और उत्तराखंड में जो हमारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन नियमावली 94 में जो व्यवस्था दे रखी है कि आपात स्थिति में मतदान स्थगन होने के केस में क्या होगा, उसके अनुसार हम लोगों ने ये पत्र निकाला है। हमारा सबसे पहली चीज़ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही 2 फेजेस में चुनाव होना निश्चित है, जैसा कि हमारी पूर्व की अधिसूचना में ये डेट्स निकाली गई थी। तो पौड़ी में टीला 29 जिला पंचायत चुनाव के अगर सीट की बात करें तो ऐसे में 2 प्रमुख प्रत्याशी शिवचरण नोडियाल और गणेश नेगी राठी अपने अपने प्रचार को तेज कर रहे हैं। शिवचरण का कहना है कि उन्हें लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। अगर वो जीतते हैं तो क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाएंगे और विकास के काम करेंगे। उनका मकसद युवाओं को रोजगार देना, स्थानीय लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं लाना। वहीं गणेश नेगी राठी ने भी लोगों से वोट मांगते हुए कहा है कि जनता उन्हें फिर से चुनना चाहती है। उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोप गलत बताए और भरोसा जताया है कि वो आसानी से जीतेंगे। इस क्षेत्र के प्रति हमारा, चाहे वो शिक्षा के प्रति, हमारा स्वास्थ्य के प्रति हम लोग चिंतित रहते हैं। तो बात ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव से पहले हम लोग जो है इन विषयों पर हम लोग लगे हुए हैं। आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हमारे जो यहाँ पे जो मठ मंदिर हैं, मेन राहु का मंदिर है, यहाँ पे ताराकुंड है, ऊपर टीला गांव में हरियाली माता का मंदिर है। बहुत मान्यता के अनुसार जो है वहाँ अभी जन्माष्टमी के एक दिन बाद जो है बहुत बड़ा मेला लगता है। और आगे जाएंगे तो नान घाट जो मेन स्रोत आप देखेंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि कितने लोग मेरे साथ हैं और कितने जुटे हुए हैं। 1001% में गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। 1000 वोटों से ऊपर है हम अभी तक। चल चुका है कि गणेश राठी लगभग 1000 वोटों से अभी तक आगे चल रहा, जो उनके सर्वे में निकल करके आया। इसलिए बौखलाए हुए हैं, कुछ भी बोल देंगे 24 तारीख तक। 24 तारीख के बाद ये ना इस प्रकार की बातें करेंगे और ना ही क्षेत्र में दिखेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव का प्रचार जोरों से चल रहा है। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र की जग्गी बंगर सीट से भी बीजेपी पर समर्थित उम्मीदवार ने कई गांव में घर घर जाकर जनता से संपर्क बढ़ाया। पिछले सालों में इस क्षेत्र में कई विकास कार्य हुए जिनसे लोगों को फायदा मिला। क्षेत्र में पशु संरक्षण के लिए भी यहाँ पर काम किया गया। साथ ही आपको बता दें कि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। गोधाम की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ऐसे में इसको लेकर करोड़ों रुपए का खर्च किया गया है। चुनाव प्रचार के अगर बात करें तो क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान को मुख्य मुद्दा इस बार बनाया जा रहा है। भारत माता की मन भी बहुत अच्छा है और उत्साह भी भरपूर है। और आगे शब्दों का बयान में क्या करूं, देख के समझ सकते हैं आप लोग। तो हम यहाँ पे जयपुर बीसा, जयपुर खीमा, बाकी सब सूपी भगवानपुर और पदमपुर देवलिया और जयराम परमा लगभग सभी ग्राम सभाएं हम कर चुके हैं। थोड़ा बहुत 2-4 ग्राम सभा बची हैं, उसको भी हम 1 आध दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो पंचायत चुनाव के आखिरी दिनों में यहां पर बरीराई ग्राम सभा के लोगों ने प्रधान पद की उम्मीदवार प्रीति सरदार को पूरा समर्थन दिया है। आज पिपलिया गांव में मतदाताओं ने लड्डू से उनका स्वागत किया, उन्हें ज्यादा वोट देने का वादा किया। कल शाम से प्रचार बंद हो जाएगा। सभी पार्टियां वोट पाने के लिए मेहनत कर रही हैं। जनता से मेरी अपील ये है कि 24 तारीख को अनाज की बाली पे अधिक से अधिक मतदान करें और प्रीति सरदार मेरी धर्मपत्नी को भारी बहुमतों से विजय बनाए। मेरी जनता से जो मैंने वो चुनावी घोषणा पत्र मैंने जारी किया था, जिसमें पहला नंबर है एक मेरे ग्राम सभा को फ्री एम्बुलेंस दिया जाएगा जो हर निःशुल्क चलेगा, मतलब। और हर गांव में, हर मुसलमान गांव जो हमारे हैं, जो हिंदू गांव जो हमारे हैं, वहाँ पे कुछ शमशान घाट का उच्चीकरण किया जाएगा और कब्रिस्तान का उच्चीकरण किया जाएगा। खाली उद्देश्य जीतना ही नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है सबका सेवा करना, सबका काम करना। मेरे पति समाज से जुड़े हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और सेवा का हमें लाभ मिल रहा है। जीतने के बाद
क्षेत्र की विकास करूँ। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। विकासनगर के आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है। यहां से विकासनगर चक्राता ब्लॉक के सभी बूथों के लिए पोलिंग जो टीमें हैं वो रवाना हो रही हैं। चुनाव से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण पूरा हो चुका है। पचपादून क्षेत्र के चारों ब्लॉकों में चुनाव के लिए परिवहन व्यवस्था तैयार है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो बरसात को देखते हुए कुछ अतिरिक्त गाड़ियों का इंतजाम भी किया गया है। अभी जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं और उसी के दौरान जो रूट प्लान वगैरह बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मौसम भी बरसात का मौसम है, उसको देखते हुए अल्टरनेट प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जो सहसपुर और विकासनगर के आरओ हैं और नोडल अफसर हैं, उनके साथ एक बैठक की गई है, जिसमें जो पोलिंग पार्टियों का प्रस्थान होना है और आगमन होना है, उसकी तैयारियों की समीक्षा की गई है। और उसके साथ साथ जो बरसात का मौसम रहता है, अगर कोई इस तरह की कंडीशन बनती है तो उसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था हमारी क्या होगी, उसकी भी व्यवस्था की गई। हाँ, पंचायत चुनाव के दृष्टिगत हम लोग के चूँकि विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत चक्राता, कालसी, विकासनगर और सहसपुर 4 ब्लॉक आते हैं, तो सभी ब्लॉक्स के लिए हमें गाड़ियों का अधिग्रहण कर रहे हैं और आशा है अधिग्रहण की प्रक्रिया हमने लगभग पूर्ण कर ली है और हमारी गाड़ियाँ समय पर हम जो हमारे पार्टियाँ होंगी, पोलिंग पार्टीज होंगी, उनको हम उपलब्ध करेंगे। तो टिहरी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ में पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए बैठक की है। सभी अधिकारियों को समन्वय बनाकर काम करने और बरसात के लिए तिरपाल रखने के निर्देश दिए हैं और साथ ही मतदान के दिन समय पर मतदान केंद्र पहुंचने, व्यवस्थाओं की जांच करने, मतपेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। खराब मौसम या फिर रास्ते खराब होने पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर वहीं पर रुकने को कहा गया। कुछ मतदान केंद्र बदले गए हैं और महिला कर्मचारियों के लिए अलग से रहने की व्यवस्था की गई है। चुनाव के दौरान मतदान की जानकारी कंट्रोल रूम को दी जाएगी। तो बाजपुर के हड़सान और साथ ही खुकरेटा गांव के लोग सड़क नहीं बनने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। उनका कहना है अगर सड़क नहीं तो वोट नहीं देंगे। उन्होंने गांव में प्रदर्शन भी किया और सरकार से मांग की कि उनकी मांगे पूरी करने को उनकी तरफ से कहा गया है। अगर जल्द सड़क नहीं बनी तो वो आने वाले सभी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। ये जो है कि राजधानी देहरादून उत्तराखंड की और नैनीताल हाईकोर्ट जो है हमारे उत्तराखंड का, इसके लगती हुई लिंक रोड है। इस रोड के किनारे बिल्कुल लगती हुई है। सरकार का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, ना हमें कोई साथ दे रहा है, ना हमारे कोई किसी जगह पर कोई विकास हो रहा है। अब ये रोड बिल्कुल पीछे साइड आप देखेंगे, बिल्कुल मेन हाईवे रोड से लगती हुई ये रोड है। ये रोड जो है पूरी कच्ची उधर तक है। हमारे इसमें हर किस्म के, हर समाज के लोग इसमें रहते हैं यहाँ पर, और छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं, जिसमें गाड़ी का, बसों का इधर को जाना अभाव होता है। महिलाएं अपने बच्चों को जब इस रोड में लाती है, इतने भरे पानी में बड़ी मुश्किल यहाँ पर लाती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शुरुआत में कुछ लोग कांवड़ यात्रा को खराब दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने ध्यान देकर जल्द ही कदम उठाए, इसीलिए कोई परेशानी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा बहुत ही पवित्र है, कुछ लोग इसे खराब करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। प्रशासन उन लोगों पर नजर रखे हुए है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार इस यात्रा को सुरक्षित और सही तरीके से चलाने के लिए काम कर रही है। अभी मौसम विभाग की जो आगे के लिए उनका आकलन है, उसमें आकलन किया गया कि 4 जिले अभी हमारे उसमें रेड जोन में हैं और 5 जिले ऑरेंज में हैं और 4 जिले येलो में हैं। तो सभी जिलाधिकारियों से और सभी जो आपदा से संबंधित कामों में अपना योगदान देते हैं, उन सभी से अभी बात की है और एक एक करके सभी जनपदों से बातचीत करने के बाद कि सभी को जो है अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। सभी लोग काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ सड़कें बंद हो रही हैं सड़कें खुलवा रहे हैं। तो लक्सर में कांवड़ियों की सेवा के लिए भंडारों का आयोजन किया गया है। नगर और देहात क्षेत्र के लोग कांवड़ियों की सेवा करते हुए नजर आए। अपनी अपनी हैसियत के अनुसार लोग शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं। कढ़ी चावल, राजमा चावल और हलवा पूड़ी जैसे कई तरह के भोजन कांवड़ियों को परोसे जा रहे हैं। साथ ही ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई है। कांवड़ यात्रा का अंतिम चरण है और अब जगह जगह
कावड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगा दिए गए हैं, यानी भंडारों का आयोजन किया जा रहा है और श्रद्धालु शिव भक्तों की सेवा में जुटे हुए हैं। हम मौजूद हैं रुड़की और लक्सर हाईवे पर, आप देख सकते हैं यहाँ तमाम भंडारों का आयोजन किया गया। कुछ ऐसे लोग हैं जो देहात क्षेत्र से आकर भी कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं, तो कुछ नगर के लोग भी सेवा में जुटे हुए हैं। नगर पालिका परिषद की तरफ से एक भंडारा लगा गया, चेयरमैन मौजूद है, बात करेंगे। चेयरमैन साहब, मैं देख रहा था कि इस बार भंडारे में ज्यादा भीड़ है, कब से आपने ये सेवा शुरू की है? हम लोग आज सुबह आ गए थे। पहले तो भगवान शिव के शिव चरणों में हमने जो है यज्ञ का आयोजन किया, हमारे सब सभासद गण मौजूद रहे और काफी नगरवासी भी हमारे साथ थे। उसके बाद हमने जो है, आप देख रहे हैं भोजन का, ये प्रसाद का प्रोग्राम शुरू हो गया और बढ़िया आनंद आ रहा है। बहुत भक्त लोग आ रहे हैं, भोजन प्रसाद ले रहे हैं, आनंद आ रहा है। प्रभु ये सेवा बराबर बनाए रखे और मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ लक्सर के लिए, लक्सर क्षेत्रवासियों के लिए कि हमारे नगर में, क्षेत्र में सुख शांति बनाए रखें और बारम्बार दिन खुशियों के साथ भोलेनाथ सुख शांति बनाए रखें। इसी सेवा भाव से कावड़ियों की सेवा की जा रही है और भी हमारे साथ में है। सर, आप भी सेवा में जुटे हुए हैं, मैं देख रहा था, क्या कहेंगे? ये पावन पर्व चल रहा है, यानी कि जो महीना है पावन माना जाता है और खासकर ये जो दिन है, यानी अब 3 दिन शेष बचे हैं और मैं देख रहा हूँ कि सड़कों पर भंडारों की लाइन लगी, यानी भंडारे एक के बाद एक। ये सावन का महीना है, शिवजी महाराज के लिए बहुत ही अच्छा है, पवित्र है, पावन है और मैं तो यही कहूंगा कि शिवजी महाराज की सेवा में बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है और सभी उन्नति और खुशहाली के लिए सेवा भाव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ शिव भक्त हैं, इनसे बात भी करेंगे। ये कुछ लोग हैं जो शिव भक्तों को प्रसाद खिला रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो है कि ये सिलसिला टूट नहीं रहा है, लगातार आप सेवा में जुटे हुए हैं जी। बोले को क्या क्या प्रसाद दे रहे हैं? ये राजमा, छोले चावल, सवेरे से सिलसिला चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, आप लगातार पानी पिला रहे हैं भोलों को, गर्मी का मौसम भी है, क्या कहेंगे? ये एक सेवा है जो सच्ची सेवा है, इसमें बहुत सुकून मिल रहा है सभी भोलों को। हमें सेवा करके पूरे परिवार की तरफ से परिवार में बहुत सुख समृद्धि रहे। हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। ये देखिए, आप एक बार देखो, शिव भक्ति में लबरेज ये अविरल धारा लगातार बह रही है और इसमें जहाँ भोले के भजन बज रहे तो वही देशभक्ति के गाने बज रहे हैं। इसी के साथ में यात्रा चल रही है और ये सिलसिला 23 जुलाई तक चलता रहेगा। जसवीर सिंह, हिंदी खबर लक्सर। तो लक्सर के शिव चौक पर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने सभी का ध्यान अपने ओर आकर्षित किया है। कांस्टेबल अरविंद सिंह दिन रात कावड़ियों की सेवा में लगे हुए हैं। कावड़ियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, ऐसे में वो इसका खासा ख्याल रख रहे हैं। कभी कावड़ियों पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं तो कभी उन्हें पानी पिला रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष सहित सभी लोग जमकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो उधर टिहरी के जौनपुर ब्लॉक में शिव मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ लग गई है। खास करके अगर बात करें महादेव मंदिर में तो लोग सुबह से ही भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। यहाँ 3 नदियों के मिलने की जगह ये मंदिर बना हुआ है और माना जाता है कि यहाँ पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बारिश के बावजूद भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है। मंदिर में पुजारी और व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि लोग खासकर संतान पाने और यहाँ आते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान शंकर को नमस्कार करते हुए और त्र्यंबकेश्वर महादेव के प्रांगण में मंदिर में मैं एक पुजारी हूँ और इस के वास्ते में जो है सभी यजमान परिवार को और सभी भक्तजनों को स्वागत और तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से और सभी विप्र मंडल की तरफ से। श्रावण मास का आज दूसरा सोमवार है और पहाड़ के हिसाब से अगर हम चलें तो आज श्रावण मास का पहाड़ के हिसाब से प्रथम सोमवार है और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय छत्तीसगढ़ के प्राचीन त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में और यहाँ पर भक्तों का सुबह से ही मंदिर में तांता लगा हुआ है। हालांकि अभी ज़्यादा बारिश होने के कारण भीड़ थोड़ा कम देखने को मिल रही है और मंदिर का क्या रहस्य है मंदिर के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अकबीर पवार जी है, तो आइए इनसे हम बात करते हैं आखिर मंदिर का क्या रहस्य है और सुबह से किस प्रकार से यहाँ पर मंदिर समिति के द्वारा मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हिंदी खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई और सभी क्षेत्रवासियों को और जितने भी धर्म अनुरागी है आज आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं और प्रथम सोमवार को यहाँ पर जितने भी भक्तजन आ रहे हैं आप सभी को भगवान
त्र्यंबकेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी सुख समृद्धि से जिएं और आपके जीवन को सफल बनाए भगवान भोलेनाथ। अध्यक्ष जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये मंदिर काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है, इसके रहस्य के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहूँ। देखिए, हमारे जो पूर्वज बताते हैं कि प्राचीन समय में जो सजवाण परिवार यहाँ पर आया था, तो उनके परदादा जी ने इस मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया और प्राचीन समय से इस मंदिर की बहुत बड़ी आस्था रही है। यहाँ का जो इस मंदिर की जो बनावट है, यहाँ पर एक ऐसा चक्र निर्माण किया गया है जिसके दर्शन मात्र से जितने भी जो बांझ औरतें होती थी उनके पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर विशेष महत्व इस मंदिर का माना जाता है और पूरे क्षेत्रवासियों की इस मंदिर के प्रति आस्था है और यह आस्था निरंतर बढ़ती जा रही है। और आने वाली जो जनरेशन है, हम बताना चाहते हैं सभी को कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मंदिर में आएँ और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।